हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ मोबिलिटी एंड इनएक्टिविटी। तो वही इसका मतलब होता है कि भाई हमारी जो बॉडी होती है, अगर वो किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करती है, एक्टिविटी नहीं करती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है। तो इसमें मोबिलिटी इफेक्ट मोस्ट एरियाज ऑफ फंक्शन नॉलेज अबाउट द पॉसिबल ऑफ कॉन्शियस of immobility can help the nurse to prevent these prolonged inactivity called physical and mental determinations। तो इन्होंने बताया कि इमोबिलिटी जो होती है, इनकी जो गतिविधि होती है, उसका हमारी बॉडी का जो वर्क करती है, बॉडी जो फंक्शन करती है, उसका जो नॉलेज होती है वो हमारी जो नर्स होती है उसको होना चाहिए, क्योंकि वो इन चीजों को रोक सकती है, इमोबिलिटी को रोक सकती है। ठीक है। इमोबिलिटी यानी कि हमारी बॉडी मूवमेंट जो नहीं करती है, प्रतिक्रिया या गतिशीलता नहीं करती है, तो उसका इफेक्ट जो है किस पे पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा जो हमारी बॉडी जो फंक्शन कर रही है उस पे पड़ेगा। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हिलते डुलते नहीं है, उठते बैठते या इस तरीके की प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो कम हो जाएंगे। ठीक है। और इस चीज को रोकने के लिए जो नर्स होती है उसको बहुत ही ज्यादा हेल्प करनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। और लंबे समय तक अगर इनएक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर रहती है, तो किस चीज का कारण बनती है, हमारा फिजिकल और मेंटल जो हमारी दिक्कतें होती है उसका कारण बनती है। ठीक है। तो इसमें जो हमारी ये दोनों दिक्कतें हैं, वो बहुत लंबे समय तक अगर एक्टिविटी नहीं करती है हमारी बॉडी, तो उसमें फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाओगे और शारीरिक रूप से भी कमजोरियां और बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें बताया इन्होंने कि दिस इज द स्टेट ऑफ डिस्क्रीज द डिस्करेज द of use of organs, body parts of reductions of activity of immobility। तो भाई हमारा जो अगर किसी प्रकार की जो एक्टिविटी होती है, अगर वो डिस्क्रीज हो जाती है, यानी कि कम करते हैं हम, तो अगर बॉडी के ऑर्गन जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो तरीके से हम यूज नहीं करते हैं, तो हमारी जो एक्टिविटी है, जो गतिविधि है, तो उसमें क्या बाधा उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाएगी, रुकावट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इमोबिलिटी जो होती है हमारी, और इमोबिलिटी जो हमारी होती है, इनएबिलिटी टू मूव द होल बॉडी, बॉडी और ए बॉडी पार्ट। तो इमोबिलिटी और इनएबिलिटी जो है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के जो सभी पार्ट्स होते हैं उनमें जो है, मतलब कि किसी प्रकार की अगर हम गतिविधि करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी और फंक्शन जो है वो प्रॉपरली होते रहेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन प्रॉपरली नहीं होंगे। ठीक है। तो वही इसमें बता रखा है कि इमोबिलिटी और इनएक्टिविटी को नॉर्मल सी बात ये है कि अगर हमारी बॉडी किसी भी प्रकार की का काम करना, हिलाना डुलाना या किसी तरीके की हरकत नहीं करती है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो जाम हो जाती है, और अलग अलग पार्ट पर अलग अलग तरीके की चीजें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है, बीमारी भी हो जाती है, मूवमेंट डिस्क्रीज भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये रहता है हमारी बॉडी पार्ट के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी अब हम बात करेंगे इसमें हमारा जो मसल स्केलेटन से इफेक्ट ऑफ इनएक्टिविटी। ठीक है। तो इसमें मसल स्केलेटन इफेक्ट के लिए बताया जाता है कि भाई अगर हम किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो हमारा जो मांसपेशियों का जो ढांचा होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस किस तरीके की एबनॉर्मलिटी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा बताया गया है वो है हमारा एट्रोफी। तो एट्रोफी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज इन द साइज ऑफ नॉर्मली डेवलपमेंट टिश्यूज और ऑर्गन एज द रिजल्ट ऑफ द इनएक्टिविटी, डिमिनिश्ड फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, एट्रोफी के अंदर जो है हमारा जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है हमारे ऑर्गन का, ऑर्गन के अंदर टिश्यूज का, तो वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और उसका जो साइज है वो भी हमारा छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फंक्शन में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हमारी बॉडी में जो मसल्स में फंक्शन करती है वो कम हो जाती है हमारी। और व्हेन मसल से एट्रोफी दे बिकम लेस इन साइज एंड स्ट्रेंथ। और जब जो एट्रोफी प्रॉब्लम जो होती है हमारी मसल्स के अंदर, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें साइज और स्ट्रेंथ यानी कि जो हमारे जो मजबूती होती है हमारी मांसपेशियों की, और जो हमारी मांसपेशियों का साइज होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है एट्रोफी बोली जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारी कंडीशन आ जाती है कॉन्ट्रेक्शन। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, इसमें अबनॉर्मल शॉर्टनिंग आ जाती है हमारी मसल फाइबर के अंदर, जो कि हमारी एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यूज रिजल्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेचिंग एंड इवेंटुअली ऑफ द फ्लैक्शंस एंड द फाइनली ऑफ परमानेंट फ्लैक्शन। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारी कंडीशन होती है, इसमें जो शॉर्टनिंग होती है वो अबनॉर्मल हो जाती है, यानी कि हमारे मसल फाइबर जो होती है, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके अंदर हमारी जो मसल फाइबर होती है वो अबनॉर्मल तरीके से छोटी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, फिर रेजिस्टेंस किस चीज में आएगा, अभी हमारी जो मसल स्ट्रेच होनी होती है ना, जो मसल्स को हम स्ट्रेच करते खींचते हैं, तो उसमें दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें अगर किसी भी तरीके का फ्लैक्शन नहीं होता है बॉडी के अंदर, तो उसमें फ्लैक्शन भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और परमानेंट फ्लैक्शन हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ही बॉडी जो है जाम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो फ्लैक्शन करना बंद कर देती है। इट कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ नॉर्मल स्किन इलास्टिसिटी एज इन स्कार फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारी स्किन होती है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसमें जो नॉर्मल स्किन की जो इलास्टिसिटी यानी कि जो लचीलापन होता है हमारी स्किन का, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भी कमी हो जाएगी।
एजिंग स्कार फॉर्मेशन, जैसे कि कोई घाव वगैरह के बाद हमारी स्किन के अंदर हो जाता है, तो इस तरीके की कंडीशन हमारी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है रिवर्सेबल कॉन्ट्रैक्शन। तो रिवर्सेबल का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज गलत है तो फिर से वो ठीक हो जाती है, तो वो रिवर्सेबल बोली जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो शॉर्टनिंग जो मसल्स जो हमारी छोटी हो जाती है तो उनको फिर से करेक्ट किया जा सकता है एक्सरसाइज के जरिए। अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो फिर से जो है सही काम करना स्टार्ट कर देंगी और लचीलापन उनके अंदर आ जाता है। एक हो जाता है नॉन रिवर्सेबल से। तो नॉन रिवर्सेबल में क्या हो जाता है, इसमें फिर वही बात है कि रिवर्सेबल में हमारी जो रिकवरी है वो हो जाती है, नॉन रिवर्सेबल में वो चीजें दोबारा चेंज नहीं होती हैं। तो इसमें जो मसल्स की जो टेंडेंसी होती है वो बिकम ऑफ द परमानेंटली फिक्स। तो भाई वो परमानेंट फिक्स हो जाती है, तो वो ठीक से नहीं हो पाती, फ्रोजन हो जाता है। फ्रोजन यानी कि जाम हो जाना, कई बार आपने सुना होगा शोल्डर फ्रोजन हो जाना, पेल्विक एरिया फ्रोजन हो जाना। तो वो जो परमानेंटली हो जाती है उसके अंदर टेंडेंसी, तो इट कैन करेक्टेड ओनली बाय सर्जरी। तो इस चीज का करेक्शन क्या है, ये मांसपेशियों का जो ये हमारा जो सोल्यूशन है, ये एक्सरसाइज से नहीं होता है, ये होता है हमारा फिर सर्जरी से। फिर उसके लिए क्या करानी पड़ती है, सर्जरी या ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फुट ड्रॉप। तो फुट ड्रॉप के अंदर क्या आ जाता है, इसमें हमारी जो कंट्रक्शन यानी कि कंट्रक्शन का ना होना हमारा कॉन्ट्रैक्चर बोला जाता है। तो इसके अंदर डिफॉर्मिटी आ जाती है और जो हमारी मसल्स होती है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। पैर का जो आगे वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो लंबा भी हो जाता है और अंदर की तरफ मुड़ जाता है। तो मसल्स में क्या हो जाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पंजा जो होता है हमारा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो हमारे एंकल यानी कि जो तलवा होता है ना, वो उसके अंदर टेंडेंसी शॉर्टनेस आ जाएगी, वहां का जो एरिया वो छोटा हो जाएगा, वहां की मसल छोटी होती चली जाएगी। रिजल्ट क्या होगा इसमें, इन प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट। तो आपका जो पैर होता है वो प्लांटर जो इसका जो प्लांटर फ्लेक्शन का मतलब हो जाता है पैर का अंदर की तरफ मुड़ जाना। ठीक है, तो वो कंडीशन हमारी इसके अंदर हो जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप के अंदर क्या हो जाता है, इज द कंट्रक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट इन द फ्लैट पोजीशन। तो इसमें हमारी डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि इसमें आता है कि जो हमारी कलाई होती है वो हमारी क्या हो जाती है, फ्लैट पोजीशन में आ जाती है, यानी कि लटक जाती है कलाई जो होती है हाथ में से। तो इसमें जो फ्लेक्शन होता है हमारे जो रिस्ट का, उसमें जो फिंगर होती है उनकी तरफ हमारी मुड़ जाती है, और जो थंब होता है ना उसके अपोजिट यानी कि उसके दूसरी साइड हो जाती है। फिंगर की तरफ मुड़ेगी, अंदर की तरफ हाथ मुड़ता जाएगा, और जो अंगूठा होता है वो हमारा अलग से हो जाएगा, वो अपोजिट दिशा में चला जाएगा फिंगर से। ठीक है। तो ये हमारी रहती है, यानी कि हम अगर किसी भी तरीके की मोबिलिटी नहीं करते, इमोबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। इनएक्टिविटी हम करते हैं, हिलते डुलते बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही अपने शरीर से किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों का जो ढांचा होता है उस पर इस तरीके के इफेक्ट जो अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है आपकी रेगुलर बेसिस की जो लाइफ होती है उसको अच्छा करने के लिए। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे, इसमें आ जाता है हमारा कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट ऑफ इनएक्टिविटी। अगर बॉडी में किसी तरीके की हम गतिविधि नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, किसी भी तरीके की हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारा जो हार्ट की जो वेसल्स होती हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इन्होंने बताया सबसे पहला जो हमारी कंडीशन है वो हमारी ऑर्थोस्टैटिक हो जाती है। तो ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस इज ए ड्रॉप इन सिस्टोलिक बीपी बाय 20 mmHg और मोर, एंड ए ड्रॉप इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय द 10 mmHg और मोर फॉर 1 or 2 मिनट आफ्टर ए क्लाइंट स्टैंड अप। तो इनका कहना ये है कि भाई ऑर्थोस्टैटिक कंडीशन हमारी हो जाती है, ये असहनीय होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो हमारा 20 mm जो होता है उससे ज्यादा मतलब ड्रॉप कर जाता है। जो डायस्टोलिक होता है वो 10 mm से ज्यादा ड्रॉप कर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। अगर हम किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारे बीपी पे तो इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। ठीक है। तो इसमें हमारी 1 या 2 मिनट आफ्टर जो है क्लाइंट स्टैंड अप, यानी कि 1 या 2 मिनट से ज्यादा अगर क्लाइंट खड़ा होता है तो हमारी इस तरीके की कंडीशन जो है बीपी की हो जाती है। ठीक है। तो हमारा इसमें बीपी जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो बॉडी को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बीपी जो है उसे इंक्रीज हो जाता है, नहीं तो हमारा बीपी जो होता है वो डिक्रीज रहता है और ड्रॉप होता है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हमारे हो जाते हैं, डीवेटिंग जिसको बोलते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस और ब्लड क्लॉट इन द ल्यूमेन ऑफ ए डीप लेग वेन सच एज टिबियल पॉपिटल और फिमोरल और इलियक वेन। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या हो जाता है, यानी कि जो हमारी गहरी वेन होती हैं उनके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाना। तो थ्रोम्बोसिस का तो आपको पता है, फाइबर से हमारे ब्लड के अंदर जो क्लोट बन जाते हैं तो उसमें थ्रोम्बोसिस जो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, हमारे ब्लड क्लोट बनना स्टार्ट हो जाते हैं लोमन में, या डीप लेग वेन होती है, लेग के अंदर पाई जाने वाली गहराई में जो हमारी वेन होती है, जैसे कि टिबियल है हमारी, पॉपिटल है हमारी वेन के नाम, फिमोरल जो हमारी थाई में पाई जाती है, और इलियक वेन। तो इनके अंदर क्या हो जाता है, ये जो डीप वेन होती है इनके अंदर क्लोट हो जाते हैं, क्लोट होने की वजह से तो कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है ब्लड फ्लो के अंदर वो आ जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर इसमें ब्लॉकेज हो जाती है, हमारी पल्मोनरी जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर एम्बोलिज्म, यानी कि किसी प्रकार की ब्लड के अंदर रुकावट या ब्लड का घाटा हो जाना, और इसमें ब्लॉकेज आ जाएगी किसी प्रकार से। इसका रिजल्ट यही होना है कि ब्लॉकेज आएगी, ब्लॉकेज आते ही ब्लड फ्लो जो है कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो होती है हमारा लंग्स के जो टिश्यूज जो सप्लाई करते हैं वो पर्टिकुलर नहीं कर पाएंगे, और लंग्स टिश्यूज जितने भी हमारे लंग्स के टिश्यूज होते हैं उनको किसी प्रकार के ऑक्सीजन की सप्लाई होने में कमी हो जाती है, और ये पर्टिकुलर वेसल्स के द्वारा हमारा चलता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब ये है कि
पल्मोनरी के अंदर अगर ब्लड में किसी प्रकार की ब्लॉकेज आ जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यूज के अंदर, और ये कंडीशन हमारी कब होती है, जब हम किसी प्रकार के एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें ज्यादा मात्रा में हम पानी पीते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी निकल जाते हैं, तो हमारा ब्लड जो है साफ होता है, ब्लड के अंदर क्लॉट कम बनते हैं और हमारा ब्लड फ्लो भी किसी प्रकार का थ्रोम्बोसिस या फिर हमारा एम्बोलिज्म उसके अंदर नहीं बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे कि इमोबिलिटी की वजह से क्या इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर पड़ता है। तो अभी हम इसमें देखेंगे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके पे क्या असर पड़ता है हमारी इनएक्टिविटी का। तो सबसे पहले इसमें बताया गया हाइपोस्टैटिक निमोनिया। तो हाइपोस्टैटिक निमोनिया क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन है हमारे लंग्स कॉज्ड बाय द स्टैटिक ऑफ द सेक्रेशंस इन द बिकम ऑफ द मीडियम ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इसमें बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर कोई सेक्रेशंस होता है हमारे लंग्स के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है ना, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, यानी कि हमारे जब बहुत ज्यादा लंबा किसी सेक्रेशन हो जाता है तो वो लंग्स के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देता है। ठीक है, तो मीडियम बनता है, माध्यम बनता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने का, और उसमें लंग्स में सूजन होने के कारण इस तरीके की चीजें हमारी हो जाती हैं। तो ये क्यों होती है, अगर हम किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट जो होते हैं वो उस पर क्या असर पड़ता है, सबसे पहले नरोक्सिया, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, यानी कि भूख नहीं लगेगी। ठीक है, नरोक्सिया क्या होता है, भूख ना लगना, भूख में कमी हो जाना, और भूख में कमी होना भी अपने आप में एक अबनॉर्मलिटी होती है। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, हाइपोमोटेलिटी। हाइपोमोटेलिटी में क्या हो जाता है, डिस्क्रीज हो जाती है हमारी जो हमारी जो कि जो पेरिस्टालसिस जो हमारी वो होती है वेव्स होती हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, लैक ऑफ सेटिमुलेट। तो पैरासाइटिक मूवमेंट्स अगर हमारी कम हो जाएगी, जो लैक हो जाएगा उसकी कमी अगर हो जाएगी, तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्शन जो है वो लीड करेगा कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कब्ज की समस्या होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर पैरासाइटिक मूवमेंट्स हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन जैसी यानी कि कब्ज जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ओबेसिटी कैन रिजल्ट ड्यू टू डिक्रीज एक्टिविटी। और ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी हम कह सकते हैं कि किसका परिणाम है, जो एक्टिविटी जो डिक्रीज होती है वो भी मोटापे का ही परिणाम होती है, या फिर एक्टिविटी नहीं होती है तो मोटापा हो जाता है। कभी कभी मोटापे की वजह से भी हम एक्टिविटी को छोड़ देते हैं, बट एक्टिविटी और इनएक्टिविटी अगर है हमारी लाइफ के अंदर तो ओबेसिटी जो है उसी का रिजल्ट होती है। ठीक है, अब आ गया वही जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर। तो हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उस पर क्या असर पड़ता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट फेवर एज द ग्रोथ में बैक्टीरिया व्हिच कैन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। तो इसमें क्या होता है, यूरिनरी का जो हमारा जो जगह होती है वहां पर ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया अगर वहां पर ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन जो है वो हमारा हो जाएगा अगर किसी प्रकार की एक्टिविटी हम करते हैं, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो यूरिन के जरिए निकलेंगे, यूरिन के जरिए निकलेंगे तो वहां का जो एरिया होता है वो अटैक करेगा ही करेगा। तो यूरिन इन्फेक्शन है अगर, तो ट्रैक पे भी इन्फेक्शन डेफिनेटली आ सकता है हमारा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये कुल मिलाकर हमारी इमोबिलिटी और इनएक्टिविटी जो होती है ये हमारी असर डालती है हमारी सारी की सारी जो जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट है इसके ऊपर, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या रेस्पिरेटरी या कार्डियो सभी पर जो है बहुत ज्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेनल कैलकुली। तो रेनल कैलकुली के अंदर हमारा आ जाता है वही, इसमें स्टोन फॉर्मेट हो जाते हैं, यानी कि पत्थरी हो जाना हमारी किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेट हो जाते हैं जब एक्सक्रिएशन रेट ऑफ द कैल्शियम अदर मिनरल आर हाई एज देन ओस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी रिलीज कैल्शियम फ्रॉम द बोन ड्यूरिंग इमोबिलिटी। तो ये कब होता है, जब हमारा एक्सक्रिएशन रेट जो होता है हमारा कैल्शियम का और अदर जो मिनरल जो होते हैं वो हाई हो जाता है, तब जो हमारे ओस्टोक्लास्टिक जो एक्टिविटी हो जाती है वो हमारे रिलैक्स हो जाती है। तो कैल्शियम फ्रॉम द बोन ड्यूरिंग इमोबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हमारा सीधा सा क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रिएशन रेट कम हो जाता है, कैल्शियम जो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और एक्सक्रिएशन रेट हमारा कम हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, जितनी ज्यादा कैल्शियम हमारा जमना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी इमोबिलिटी है जो बोन की इमोबिलिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो कैल्शियम जो बोन में बढ़ जाएगा, बोन से ब्लड में, और ब्लड में होने के बाद हमारी जो पथरी है या जो स्टोन होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है इंटरफेरेंस विद स्लीप एंड रेस्ट। तो सबसे ज्यादा हमारा जो अगर हम किसी प्रकार की मोबिलिटी और इनएक्टिविटी करते हैं तो हमें नींद अच्छे से नहीं आएगी और हम रेस्ट भी नहीं कर पाते, तो इसमें भी जो है बाधा उत्पन्न करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ द एडीएल। तो एडीएल में क्या आ जाता है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी कि रोजाना के जो हमारे काम होते हैं, जो एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर भी क्या इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसमें इम्पैक्ट मोबिलिटी कैन severely restrict the client's ability to perform normal daily activities either temporary and permanently। तो भाई इसमें अगर मोबिलिटी की अगर कमी हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, तो क्या हो जाता है, उसमें बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। पेशेंट जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटी करता है ना, अपने नॉर्मल जो काम करता है सारे के सारे, वो हमारे चाहे वो टेम्परेरी बेस पे हो चाहे परमानेंटली हो, उसमें रुकावट पैदा होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारा मसल स्ट्रेंथ का,
तो उसमें वो सारा का सारा भी हमारा गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। ईटिंग है, ड्रेसिंग है, यानी कि अपने आप खाना, नहाना, अपने कपड़े पहनना, तैयार होना, तो इन सभी चीज़ों के अंदर भी जो कोऑर्डिनेशन जो मसल्स की स्ट्रेंथ का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। और नर्स जो है वो हेल्प कर सकती है क्लाइंट की जो फंक्शन जो होते हैं सारे के सारे काम करने हैं, उसके सक्सेसफुल करने में, उससे सफलतापूर्वक सारे काम करवाने में, उससे सफलतापूर्वक इंडिपेंडेंट बनाने में, ठीक है। और फिजिकल जो लिमिटेशंस होती है उनमें, तो इन सभी चीजों में नर्स जो है वो पेशेंट की हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो वही नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो वही अब हम इसमें देखेंगे एक्सरसाइज, तो मेन तो यही है। तो हम जिसकी मोबिलिटी इनएक्टिविटी हम जिसका नाम दे रहे हैं उसका एक ही सोल्यूशन है, वो हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज जो है वो एक्टिविटी है हमारी जो रिक्वायर होती है, अलाइनमेंट होती है हमारा, पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेट ऑफ मूवमेंट। तो एक्सरसाइज ये सारे काम करवाती है हमारे शरीर में, एक्टिविटी उत्पन्न करती है, हमारी जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट करती है, पोस्चर अच्छा बनाती है, बैलेंस बना के रखती है हमारी बॉडी का, कोऑर्डिनेट कराती है हमारी मसल्स और नर्व सिस्टम का या नर्व और बोन का, ठीक है, मूवमेंट कराने का काम करते हैं। प्रोवाइड मैनी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट, और बहुत ही शारीरिक और मानसिक रूप से हमें लाभ भी पहुंचाती है। तो ऑब्टेन ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट, अगर आपने बहुत ज्यादा मैक्सिमम यानी कि बहुत ज्यादा आपने इसके फायदे उठाने हैं तो एक्सरसाइज मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू द इंडिविजुअल लाइफस्टाइल। तो आपने अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सरसाइज को शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमारी जो है क्लासिफिकेशन है एक्सरसाइज में भी द क्लासिफाइड टू वे। तो हमारा जो एक्सरसाइज होती है उसके दो रास्ते होते हैं, एक तो बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक तो आपको आपका बेस होता है आपको एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एनर्जी का सोर्सेज होता है, जैसे कि एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक और एनारोबिक का क्या मतलब हो जाता है? एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। तो उसमें अगर आप एरोबिक में कर रहे हैं तो आपको एनर्जी मिलेगी, और अगर एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के बिना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इन द सेंस कि कम ऑक्सीजन लेना, लंबे सांस लेना, ऑक्सीजन अगर है बॉडी के अंदर प्रोवाइड अच्छे से हो रही है तो उसमें फिर आपको लैक्टिक एसिड मिलेंगे। अगर ऑक्सीजन है तो एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड बनेंगे जो कि आपको थकावट देंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन द मसल टेंशन ऑफ रिक्वायर, और अपनी मसल्स को अच्छे से रखने के लिए, उसकी टेंडेंसी बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए, तो इसमें हमारा जो एक्सरसाइज की जो बेसिस होती है वो हमारे आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। तो ये हमारी 3 टाइप इसके अंदर होती है एक्सरसाइज के अंदर। तो वो अलग अलग, जैसे कि अलग अलग टाइप की हमारी एक्सरसाइज होती है, कार्डियो अलग होती है, ठीक है, मसल्स की अलग होती है, पोस्चर बैलेंस अलग होती है, ठीक है, मतलब बॉडी मैकेनिज्म के लिए अलग होती है। तो वो सारी की सारी चीजें हमारी एक्सरसाइज के अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये होता है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।